वही है। हेलो बच्चों, आपका लाइव पाठशाला में स्वागत है। कल बोर्ड यूपी बोर्ड का 2024 का फिजिक्स का पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो अभी 24 घंटे से कम का समय बचा हुआ है। तो इसके लिए हमारी टीम ने ये सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलें। और इसके लिए आज हम आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसकी एक लिस्ट, उसकी एक टेबल आपके सामने यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे और हम बगल में इस क्वेश्चंस को भी लिखेंगे। तो आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप उसी समय अपनी कॉपी पेन के साथ बिल्कुल ओके हो जाइए, नोट्स भी लिए रहिए आप। और मैं विश्वास करता हूं कि कल जब आप 5:15 बजे पेपर दे के निकलेंगे तो आप वाकई में कहेंगे कि सर जी ने बिल्कुल कमाल कर दिया है, पूरा 100% पेपर आएगा बेटा। ये मैं चैलेंज दे के आपको इस वीडियो पे मैं जिस चैलेंज दे रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं इसका। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर है बेटा वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। इस पार्ट से हमारा पहला क्वेश्चन जो 3 और 5 नंबर का बेटा बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। हाँ बच्चों, इसको फिर से सुनिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। डेरिवेशन को बहुत शॉर्ट में बताएंगे। इसको हम 3 पार्ट में, 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में द्विध्रुव के बारे में बताएंगे। दूसरे भाग में चूंकि ये 2 आवेशों से मिलकर बना हुआ है तो पहले आवेश दूसरे आवेश की तीव्रता के बारे में बताएंगे और अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। और तीसरे वाले पार्ट में हम इसका बेटा परिणाम निकालेंगे। तो बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे, बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएगा, पूरी आप वर्डिंग पकड़ेंगे, बस आप ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि जैसे NaCl है, H2O होए, AgCl3 है, इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, जो यौगिक हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं तो इसमें से पार्टीशन हो जाता है, आइसोलेशन हो जाता है। तो ऋण आयन वो चला आता है जहां पे आवेश का धन वाला पार्ट है और प्लस उससे दूर चला जाता है। तो इस तरह से हमारी संरचना बन जाती है -Q आवेश और +Q आवेश की, जिसका प्रभावी केंद्र O हो जाता है और हम इसकी दूरी को मान लेते हैं a। तो ये हमारा बन गया डाइपोल। ये आपका पहला पार्ट बनेगा। अब इसके बारे में कैसे आप वर्डिंग लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ध्यान देंगे बेटा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q और +Q आवेश के मिलने से बना है। बहुत ही इजी, वैद्युत द्विध्रुव AB -Q और +Q आवेश के मिलने से बना है, जिसका प्रभावी केंद्र O और अल्प दूरी 2a है। 2a क्यों माना जाता है? बच्चे कभी कभी क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं, सर a क्यों नहीं मान लिया आपने। 2a मानने से भी जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल इजी हो जाएगी, आसानी से गुणा भाग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2a माना जाता है। कुछ किताबों में इसको 12 माना गया, बिल्कुल सही है, उसमें जरा भी आप चेंज मत करिएगा कि हमारे सर ने 12 कराया है, हम 2a कर रहे हैं ना, आप 12 से ही करेंगे डेरिवेशन। तो पहला पार्ट में आपने इसके बारे में बताया। AB वैद्युत द्विध्रुव है, -Q +Q आवेश के मिलने से बना है, प्रभावी केंद्र है और दूरी 2a है। आप जानते हैं कि अगर कोई एक आवेश होता है तो उसकी अपनी तीव्रता होती है। आवेश से r दूरी पर P बिंदु पर एक तीव्रता होती है जिसका फार्मूला होता है =1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर हमारे आवेश और दूरी के बीच का माध्यम परावैद्युत हो जाए, सुचालक हो जाए, कुचालक हो जाए, हवा को छोड़ के, निर्वात को छोड़ के कोई बेटा माध्यम हो जाए तो हम लेते हैं परावैद्युत नियतांक लेते हैं। नहीं है, आप हवा मानते हैं तो के का वैल्यू आप रखेंगे, तो ये हमारा फार्मूले में से के हट जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है बेटा बिंदु आवेश के कारण अर्धव्यापी तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। तो यहां पे आपके 2 आवेश आए। अब यहां पे हमारा आएगा दूसरा वाला पार्ट, -Q की तीव्रता, तो आ जाएगी E1 या E2 कुछ भी आप माने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/। अब इसकी दूरी निकालेंगे जहां पे आपको तीव्रता निकालनी है। तो अगले वाले पार्ट में हम चलते हैं बेटा। ये हमारा हुआ -Q चार्ज, ये हमारा +Q चार्ज, ये इसका प्रभावी केंद्र, इसके बीच की कुल दूरी हो गई 2a। हमें तीव्रता कहां ज्ञात करनी है? प्रभावी केंद्र O से r दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति में। तो -Q से +Q को मिलाएंगे
माइनस क्यू से प्लस क्यू को मिलाएंगे तो ये इसका बन जाएगा अक्ष। तो ओ से बेटा, ओ से प्रभावी केंद्र ओ से आर दूरी पर तीव्रता का फार्मूला यहां पे बताना है। तो प्लस क्यू की तीव्रता बेटा हो जाएगी E1 कंसीडर करेंगे और माइनस क्यू की तीव्रता होगी E2। यहां पे आप ध्यान देंगे E2 का तीर छोटा बनाया गया है और E1 का तीर बड़ा बनाया गया क्योंकि आवेश Q की P से दूरी बेटा कम है। तो दूरी कम होने पर जो हमारा आवेश होगा उसके द्वारा लगने वाला परीक्षण आवेश पे बल बढ़ जाएगा, जिस कारण तीव्रता हमारी बढ़ जाएगी। तो यहां से O से P की दूरी R, O से B की दूरी है तो घटा देंगे तो आ जाएगा R माइनस ए, और माइनस क्यू से यहां की दूरी हो जाएगी R प्लस ए। इस तरह से E1 हमारा बड़ा हो गया E2। अब आप जानते हैं कि प्लस क्यू के कारण तीव्रता हो जाएगी Q अपान R माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस क्यू की तीव्रता हो जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस ए का स्क्वायर। ये दूसरा पार्ट हो गया। दोनों के बीच का कोण थीटा हो गया 180। तो जो परिणामी मान आएगा वो बड़ी वाली तीव्रता में से छोटी वाली तीव्रता का परिमाण हम घटा देंगे। इस तरह से यहां से हमारा जो अंतिम स्वरूप होगा फार्मूले का ये बनेगा। दोनों घटा देंगे। अभी E1 E2 का मार के पूरा बेटा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा जो सोल्यूशन आएगा, पूरा हल आएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान R क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये आपका पहला डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। बीच वाले में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते समय हम लोग सारे पद को डिस्टर्ब करेंगे, हटाएंगे। Q और 2a इसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो जहां मुझे मिलेगा Q × 2a वहां पे हमारा आ जाएगा P लगेगा, पूरा डेरिवेशन हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, या इसको बोला जाता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब हो गया द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत में E के सूत्र का निगमन। तो ये हमारा डाइपोल बन गया माइनस क्यू, इसका प्रभावी केंद्र हो गया, ये बना प्लस क्यू, ए भी है सिंबल जैसा कि पहले बताया गया, दूरी है 2a, ये इसका बन गया परपेंडिकुलर स्थिति, आ गया P। P पे आपको वैल्यू बतानी है। तो प्लस क्यू से P को जब हम मिलाएंगे तो प्लस क्यू यहाँ पे रखे परीक्षण आवेश यानी Q = 1, Q0 = 1 पे लगने वाला जो बल होगा वो बाहर की दिशा में होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये बन गई तीव्रता E1, और माइनस क्यू इस परीक्षण आवेश को, इसका मान 1 माना गया, अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ पे हम ज्यामिति लगा देंगे। मान लिया कि इस भुजा का कोण थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पे द्विध्रुव के अक्ष के समांतर एक रेखा खींचूं तो इसके एकांतर कोण थीटा हो जाएगा, और समरूप त्रिभुज के गुण से अगर ये कोण थीटा तो ये भी थीटा, तो इसके संगत कोण ये भी थीटा हो जाएगा, पूरा कोण हो जाएगा 2 थीटा। अगर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो A से O की दूरी बेटा हो गई A, और O से B की दूरी हो गई A। तो आधार हो गया A, और कोण के सामने की भुजा लंब, वो हो गई आपका लंब, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। तो यहाँ पे हम देखेंगे कर्ण का जो स्क्वायर होगा, यानी B से P का स्क्वायर या A से P का स्क्वायर, वो हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। यानी अगर हम इसको मान लेते हैं यक्स, तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और वही चीज ये भी आएगी। दोनों में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह से E1 का मान और E2 का मान आपस में बराबर हो जाएगा। तो कितना मान आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान x स्क्वायर। आवेश की बिंदु से दूरी हमने मानी है x। अब यहाँ पे है x स्क्वायर और यहाँ x की वैल्यू है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगी। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा
1/4πε0 Q/r² प्लस ए स्क्वायर। अब हमारी परिणामी तीव्रता कहां पे आएगी? तो परिणामी तीव्रता के लिए हमको चलना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज योग के नियम पर। आपने वहां पे देखा था कि अगर हमारा एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारा बी है, तो वेक्टर ए के समानांतर बी के शीर्ष से और वेक्टर बी के समानांतर ए के शीर्ष से खींचते हैं तो इनको मिलाने वाला जो ये विकर्ण है ये बनता है परिणामी। तो एक हमारा वेक्टर बना है E1, एक बना E2। तो E1 के समानांतर ये बन गया मेरा E1 और ये हमारा हो गया E2। दोनों की तीर की लंबाई बराबर होगी परिमाण बराबर होने के कारण। तो हम क्या करेंगे, इसके समानांतर यहां से खींचेंगे, इसके समानांतर यहां से, एक पूरा कर लेंगे समान चतुर्भुज। तो ये हमारा बन जाएगा परिणामी। अगर हमने इसको डायग्राम को स्केल से प्रोटेक्टर चांदी से बनाया हुआ है तो जो परिणामी यहाँ पे हमको मिलेगा वो परिणामी बिल्कुल आपका इस द्विध्रुव के अक्ष के समानांतर मिलेगा। अब आपको क्या मिल गया फार्मूले में? अब आपको मिला E इक्वल टू आपको मिलेगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। सब आपस में बराबर है तो E1 स्क्वायर हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, E1 गुणा होगा आ जाएगा 2E1 स्क्वायर और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। वेक्टर E1 और E2 के बीच का कोण जो है आप इसको देख सकते हैं, ये दोनों के बीच का कोण आपका 2 थीटा आ रहा है। तो 2 थीटा हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2E1 स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट भी लगा रहेगा, क्या जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू को इस तरह से रखें कि हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ पे रखते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट यानी 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, E1 स्क्वायर से बाहर आएगा E1 और cos स्क्वायर से यहाँ बाहर आ जाएगा cos थीटा। इस तरह से हमें परिणामी तीव्रता मिलेगी E1 cos थीटा के पद में। हो सकता है कि आपको आपके सर ने इसको कंपोनेंट घटक के पदों में बताया तो बिल्कुल वही चीज करना, तो जरा भी मत बदलना, लास्ट में आपका वही आएगा। अब cos थीटा का मान आप उठा के रखेंगे और E1 का मान रखेंगे और पूरा सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा उत्तर आ जाएगा E बराबर 1/4π/P/r³। ये आपका फार्मूला आ जाएगा। ये दो डेरिवेशनों में डेरिवेशन आपके यहाँ आएगा। इसके बाद अगला डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। W = PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये भी परीक्षा में आ सकता है, इसे भी आप पढ़ लेंगे। अगला है वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पे लगने वाले बलयुग्म के सूत्र का निगमन। तो टाउ बराबर PE sin थीटा, P स्मॉल लिखा जाता है। ये दोनों डेरिवेशन भी आ सकते हैं, इनको आप पढ़ लेना, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आपका पहले पार्ट से क्वेश्चन बनता है। और छोटे छोटे क्वेश्चनों में तीव्रता की परिभाषा, विभव प्रवणता की परिभाषा, वैद्युत ध्रुवाघूर्ण की परिभाषा, गुलाम के नियम का सदृश निरूपण, निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक विमीय सूत्र, गुलाम का नियम और उसमें जो आवेश की परिभाषा, आवेश के गुण, ये सब आ सकते हैं। अगला हमारा चैप्टर आता है वैद्युत विभव और धारिता। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है धारिता के बारे में, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन आप पढ़ेंगे। याद रखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन, और जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से किसी परावैद्युत पदार्थ को भर देते हैं तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। संधारित्रों के संयोजन, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन, C = C1 + C2 + C3 और 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस पे आपके सवाल आएंगे। विभव वाले जब पार्ट में आप जाएंगे तो जैसा भी आपने प्रूव किया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय में तीव्रता, ऐसे आप पढ़ेंगे अक्षीय में विभव।
तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में विभव और निरक्षीय में विभव, ये आपका पूरा पैक हो जाएगा। और इस पे जो सवालें आपकी बनेंगी संधारित्रों के श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, उस पर आप छोटे छोटे सवालों को लगा लेंगे। और संधारित्र का जो आप फार्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र का A एप्सिलॉन नॉट K/D, इस पर भी सवालें बनेंगे। ये हो गया। तीसरा आपका चैप्टर आता है वैद्युत धारा। इसमें एक क्वेश्चन इस बार के लिए सिलेक्ट बन रहा है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। इस डेरिवेशन में आपके 3-4 डेरिवेशन आ जाएंगे। जैसे पहला डेरिवेशन आपका आ जाएगा वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर यानी AdBd। अगला क्या बनेगा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अगर I बराबर NEABD है तो एक I के नीचे तो बन जाएगा I/A, यानी एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को कहते हैं धारा घन। तो J बराबर हो जाएगा NEBD, ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा अनुगमन वेग और शांति काल में संबंध। इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो बनता है ओम का नियम। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहां से बनता है। वैद्युत ऊर्जा W=VIT I²RT V²/RT, और ऊर्जा जब हमारी वैद्युत ऊर्जा अन्य ऊर्जा के रूप में जैसे कि चुंबकीय ऊर्जा और आपका रासायनिक ऊर्जा में ना बदले तो निश्चित ये ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा में बदलती है। तो अपने क्लास 11th में एक पढ़ा हुआ है ऊष्मा का परिवर्तन तुल्यांक गुणांक, जिससे हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे W के फार्मूले आ जाते हैं VIT/4.2 कैलोरी, दूसरा I²RT/4.2 कैलोरी, और तीसरा V²/RT बटे में 4.2 कैलोरी। इसका भी या इस पे भी सवालें आ सकती हैं। और इसमें से एक टर्म और जाता है कि जब भी कोई चीज गर्म होगी, जैसे बोलेगा हीटर पे पानी गर्म का है, तो वहां पे जो हमारा टर्म आएगा वो विशिष्ट ऊष्मा का टर्म आएगा। तो वहां पे दी गई ऊष्मा हो जाएगी m/s∆T। जहां m हो जाएगा उसका दिया हुआ द्रव्यमान, यस उसकी हो जाएगी विशिष्ट ऊष्मा, और T आपको देगा टेम्परेचर का डिफरेंस कि शुरुआत में टेम्परेचर 20 डिग्री पे था, गर्म करके हमने 80 कर दिया या हमने उसको ठंडा किया। तो यहाँ से ऊष्मा का टर्म निकालेंगे, और इस ऊष्मा के टर्म में जब हम J से डिवाइड करेंगे यानी W बराबर होता है J/Q। तो जैसे मैं इस W में J से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस ऊष्मा के तुल्य जो कैलोरी होगा वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर एक सवाल आ सकती है। वैद्युत शक्ति का एक टॉपिक बनता है। वैद्युत शक्ति क्या है कि जब हमारी वैद्युत ऊर्जा, जैसे हमारी वैद्युत ऊर्जा प्रकाश में, जैसे इस कमरे में मैं स्टडी कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, तो जो अगर यहाँ पे पीले वाले बल्ब लगे होते जो पहले लगते थे सोडियम वाले, तो उसके अगर आप आसपास अपने हाथों को ले जाएं तो आपके हाथ भी गर्म हो जाएंगे और पूरे कमरे में प्रकाश भी जा रहा है। तो वहां पर हमारे वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण देखा जा सकता था। कौन सी दो ऊर्जाओं के रूप में, एक आपका वहां पे ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जिससे वो गर्म है, बगल में गर्मी आती है, और दूसरा पूरे कमरे में प्रकाश आ रहा है। तो इस तरह के सवालों में ये बनेगा। तो जब हमारी वैद्युत ऊर्जा के अन्य रूपों में बदलती है तो जो प्रति सेकंड ऊर्जा का व्यय होता है उसको कहते हैं वैद्युत शक्ति, या छोटी सी परिभाषा कार्य और समय के अनुपात को। तो यहाँ पे हमारा P आ जाएगा W/T। तो सारे क्वेश्चन में अगर मैं T गायब कर दूं, T यहां से गायब कर दूं, T यहां से गायब कर दूं और T यहां से गायब कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, P मिल जाएगा VI, यहां से मिल जाएगा I²R, और यहां से मिल जाएगा V²/R। और याद रखिएगा कि कभी भी शक्ति को कैलोरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी इसका मात्रक होगा वाट या जूल पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 3। अब इसी में आपके एक पार्ट और प्रवेश करा दिया है, सिंपल सर्किट। यानी कि जैसे आप अन्य किताबों को देखें यूपी बोर्ड में तो उसमें आपके 2 पाठ मिलेंगे। तो सीबीएसई ने इसको दिया है वैद्युत धारा के नाम से, लेकिन अन्य किताबों में इसको नाम दिया गया है वैद्युत चालन, और अगले वाले पार्ट को नाम दिया गया है किरचॉफ का नियम और सरल परिपथ। तो अगला वाला जो पार्ट हमारा आता है, अगले वाले पार्ट में जब हम पढ़ेंगे शरीर के बारे में, तो छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे विद्युत वाहक बल है, विभवांतर है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों के मात्रक वोल्ट, दोनों के फार्मूले W/Q एक जैसे हैं, तो अंतर क्या है, बस अंतर इतना है कि जैसे मान लो कि आपको आपके पिताजी ने 100 रुपया दिया और आप वो जाके बाजार में 100 रुपए के मूल्य की कोई वस्तु आपने ले ली, पिज्जा खा लिया, चाउमीन खा लिया, जो भी है 100 रुपए के मूल्य की चीज आपने खाई।
तो परिपथ में हमारा जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो परिपथ में दौड़ना चाहता है। विद्युत ऊर्जा का हम अन्य ऊर्जा में रूपांतरण करना चाहते हैं। बल्ब जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, तो जलने दौड़ने के लिए उसके पास ऊर्जा होनी चाहिए। वो ऊर्जा तो जो प्रोवाइड कराता है, जो सोर्स देता है, जैसे सेल, बैटरी, डीसी, एसी, जो भी प्रोवाइड कराता है उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। उसे इसे लिखा जाता है, याद रखिएगा संतर क्या है, पैसा देंगे और पैसा ही खर्च होगा। तो देना, वो जिसने दिया, फादर ने दिया, तो ये बना आपका विद्युत वाहक बल। और जब हम उसको खर्च करके बाजार में पहुंचेंगे तो अब 100 रुपए के, अब हम 100 रुपये हमको मिला है तो हम 500 रुपए की चीज नहीं खरीदेंगे। इसमें बेटा उधार नहीं चलेगा, चलो मेरे पिताजी का व्यवहार है, अंकल जी लीजिए 500 रुपए वाला सामान हमको दे दीजिए और 400 रुपया कल हम ला के पापा से दे देंगे या पापा से टॉपअप करवा देंगे, ऐसा कुछ चलेगा। भैया आपके पास 100 रुपया है तभी काम चलेगा। तो कैसे होगा ही, जैसे कोई सर्किट हमारी बनी हुई है, सर्किट में आप लोगों ने देखा होगा, आपको आपके सर ने पढ़ाया होगा कि बोलते हैं प्रतिरोध लगा हुआ है। ये प्रतिरोध का मतलब क्या है? प्रतिरोध का मतलब कोई पंखा लगा हुआ है जिसमें यूज हो रहा है, कोई बल्ब लगा हुआ है, कोई मशीन हम चला रहे हैं, कोई इसमें हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हमारा लोड लगा हुआ है, कि हमारा कोई लोड हो गया, ये लगा हुआ है। अब ये आपने यहाँ पे सर्किट में लगा दिया, सेल लगा दिया, ऊर्जा खराब ना हो इसके लिए आपने की लगा दी, की ना लगी होगी तो लगातार से खराब हो जाएगी। अब आपने की जैसे प्रेस किया, इसे कहते हैं कि परिपथ बंद हो गया। परिपथ बंद होने का मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन चलेगा माइनस से प्लस की ओर। तो अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा, अब 100 रुपया लेकर, पापा का 100 रुपया लेकर आप बाजार में पहुंच गए और आपको 50 रुपए का कोई सामान दिखा, तो आप क्या करेंगे? अब यहां से पार, जब यहां से जंप करेंगे, यहां से जब आप जंप करेंगे यहां तक, तब इसे यहीं पे आपको लड़ना पड़ेगा, यहीं पे आपका कार्य होगा। ये है आपका विभवांतर, यानी पैसा मैंने खर्च किया, वो विभवांतर, और खर्च करने के लिए पैसा मुझे मिला, वो स्रोत। तो संपूर्ण परिपथ में, बाह्य परिपथ, आंतरिक परिपथ, संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए दी गई ऊर्जा, उसको कहते हैं बेटा स्रोत की विद्युत वाहक बल। और बाह्य परिपथ में व्यय की गई ऊर्जा, उसे कहा जाता है टर्मिनल विभवांतर, या समान भाषा में विभवांतर या वोल्टेज, कुछ भी कह दो। तो ई का फार्मूला बन जाता है W टोटल बटे Q, और V का बन जाता है W एक्सटर्नल बटे Q। अगर कोई चीज बटे में लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं एकांक। जैसे एक आसान सा पढ़ाया आप लोगों ने 6 में आगे के नियम, कि 10 पेन का दाम बोला गया 20 रुपया है, तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा? तो रुपयों, कुल रुपया बटे पेनों की संख्या, इस तरह से। तो क्यू आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा? इतना। तो एकांक आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? डिवाइड कर देंगे। ये आपका पहला टर्म आ गया। इसका कई बार बिमी सूत्र पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में, कई बार, और आपको मैं ट्रिक बताता हूं जिससे आप इसका बिमी सूत्र तुरंत आप लिख देंगे। देखो, अभी आपने फार्मूला पढ़ा, शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुणे धारा, तो V बराबर हो जाएगा P अपान I। तो शक्ति का मात्रक हो गया, शक्ति का विमी सूत्र हो गया ML2T-3, और धारा का हो गया, धारा मूल राशि एम्पियर, तुरंत याद हो जाएगा आपको, ML2T-3A-1। अब अभी तो इतना समय नहीं रह गया है द्वारा आपको इतना डिटेल में बताया जाता, कि तुरंत आपको एक ही स्टेप में, आपने अगर क्लास 11th में सूत्रों को अच्छे से पढ़ा हुआ होता तो तुरंत आपको बैठे बैठे याद हो जाते। मैं फिर भी ट्रिक बताऊंगा, प्रयास करूंगा, कोशिश पूरा पूरा आपको पहुंचा दिया जाए। ठीक 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 चल रहा है बिल्कुल। अरे मेरे दिमाग भी है, बात आई नहीं पहले, अगर कल आगे तो एडिट कर देंगे ना। हाँ स्टार्ट। तो इसका विमी सूत्र आ गया,
अगला जो इसका डेरिवेशन आता है वो आता है विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के बीच में संबंध। तो देखते हैं ये क्या चीज है। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, इस पर भी बोर्ड में कई सवाल कभी कभी आई हुई हैं, तो देख लेते हैं। जैसे हमारे कोई सेल है, तो सेल में हमने घोल लिया और जब हमारा इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट से होता हुआ ऐसे बाहर से गया इलेक्ट्रॉन, और जब वापस सॉल्यूशन में आता है तो सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए हमने लैप्लास से लिया हुआ है, तो यहाँ पे NH4+ और Cl- होगा, तो ये ढेर सारी मात्रा में हमारे धन आयन और ऋण आयन उपस्थित रहेंगे। तो प्लस से माइनस तक के सफर में इलेक्ट्रॉन एक नए व्यवहार को दर्शाता है। पूरी फिजिक्स में दो ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन, उसका नेचर है वो प्लस की ओर जाता है, क्योंकि निगेटिव है तो प्लस के साथ उसका आकर्षण होगा, तो वो निगेटिव से प्लस की ओर जाता है। लेकिन सेल के घोल के अंदर उल्टा व्यवहार है, वो प्लस से माइनस की ओर जाता है, और यहीं पर वो उस एनर्जी को ग्रहण करता है। थोड़ा सा बताते हैं, आप देखिए, जैसे आप कोई सेल लेके आते हैं बाजार से, तो सेल में लिखा होता है 1.5 वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ? ये टोपी हो गई प्लस और नीचे जिंक की रॉड लगी होती है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर में, तो होती निगेटिव। तो 1.5 वोल्ट का क्या मतलब? इसका ये लॉजिक हुआ कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन प्लस से चलकर जब वापस यहाँ पर इस तरह से माइनस से होता हुआ, और जब ये हमारा प्लस पर पहुंचेगा, तो जब ये इसके अंदर चलेगा तो यहां से यहां तक पहुंचने में सेल द्वारा इसको एनर्जी दी जाएगी 1.5। तो विभवांतर का फार्मूला होता है W/Q। यहां पे लिखा है 1.5 वोल्ट, तो इसका मतलब हो गया 1.5 जूल पर कूलाम, यानी 1 कूलाम आवेश को x पॉइंट से y तक ले जाने में 1.5 जूल कार्य करना पड़ा। यानी अब जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, जिंक की रॉड की सतह पर आ जाएगा, तो उसके पास इतनी ताकत आ जाएगी 1.5 वोल्ट कार्य करने की, 1.5 जूल कार्य करने की ताकत आएगी। और जब यहाँ से दौड़ेगा तो यहीं बाहर हमको जो प्रतिरोध मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा, उसमें ये खर्च करता हुआ फिर से पहुंचेगा प्रश्न में कि पापा ने 100 रुपया दिया, अब बच्चा बाजार लेकर गया, अपना कुछ खा पी लिया, फिर वापस आया, बोला पिताजी फिर दो मुझे 500 रुपया। तो पिताजी के पास ऐसे 100 रुपए के मान लीजिए 2000 रुपए है, यानी वो 20 बार ऐसे वो दे सकते हैं। तो दोबारा आएगा, फिर चार्ज करेगा, फिर जाएंगे, खर्च करेंगे, फिर आएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी चलता है कि कोई कहीं जा नहीं रहा है, उसी में सब खर्च हो जा रहा है, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। इसको एक आपको छोटे से उदाहरण से बताएं कि जैसे मान लो कि आप किसी पार्क में गए हुए हैं और वहां पे एक फिसल पट्टी वाला झूला, जो बच्चे ऊपर से चढ़कर फिर फिसलते हुए आते हैं, लगा हुआ है, और एक छोटा सा बच्चा आया, उसने कहा अंकल अंकल मुझे उस झूले पर बैठा दीजिए। तो आपने कहा ठीक है लो बैठा दे, छोटा सा बच्चा है, आपने उसको उठाया। तो जब वो जमीन पर था तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, गुरुत्वीय ऊर्जा है, वो 0 थी। यानी जैसे आपने उसको उठा के गोदी में अपने फिसल पट्टी के ऊपर बैठाया, तो उसके पास कितनी हाइट आ गई? ये अच्छा हाइट आ गई। तो उसके पास कितनी आ गई? ग्रेविटी, गुरुत्वीय ऊर्जा कितनी आ गई? mgh आ गई। अब इसी ऊर्जा से वो फिसलेगा, जब इसी ऊर्जा से वो फिसलेगा तो वहां ऊष्मा भी आएगी, गति जाएगी। यही सेम चीज यहाँ भी होता है, जब ये इसके अंदर पहुंचता है और यहाँ से प्लस से सफर तय करता हुआ वापस पहुंचता है माइनस पर, तो इसके पास लगभग 1.5 वोल्ट 1.5 जूल के बराबर की ऊर्जा आती है, और इसी को लेकर ये बार बार खर्च करता है। इस तरह से आप आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं कि सेल के घोल के कारण, एक सेल के अंदर काम चल रहा है, सेल के घोल के कारण इलेक्ट्रॉन के मार्ग में उत्पन्न बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस से चलेगा माइनस की ओर, तो जो NH4+ आयन होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जो Cl होगा वो प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके विरुद्ध भी लड़ना पड़ रहा है। ये सेल की अपनी मैकेनिज्म है, सेल की अपनी रासायनिक क्रिया है, जिसे आप बहुत डिटेल में सेलों की रचना क्रिया विधि में पढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में सेल की मैकेनिज्म लड़ती है, खुद वर्क करती है, और वो खुद अपनी एक
ताकत से इलेक्ट्रॉन को इनसे लड़ते हुए आकर्षण के विरुद्ध, प्रतिकर्षण के विरुद्ध लड़ते हुए माइनस तक पहुंचा देती है। और जब ये माइनस पर पहुंचते हैं तो उसी तरह से पापा से 100 रुपया लेकर फिर बाहर निकलते हैं और पूरा मौज करते हुए खर्च करते हैं, फिर पूरे सर्किट से आते हैं, तो इसे बोला जाता है। तो इनमें क्या रिलेशनशिप आती है, इस पे रिलेशन क्या आएगा, इससे हमारा ये प्रतिरोध हो गया R, इसमें एक हमने लगा दिया सेल, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R, फिर तो वाहक बल कैपिटल ही है, इस सिंबल से शो किया जाता है, इसको की लगा दिया है ताकि एनर्जी लॉस ना करे। की प्रेस होगा तो धारा का प्रवाह होगा, धारा हमेशा धन सिरे से जाती है माइनस की ओर, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। प्रतिरोध में धारा जिस सिरे पे प्रवेश करेगी वो धनात्मक और जहां से निकलेगी वो ऋणात्मक, तो इसी को कहा जाता है टर्मिनल विभवांतर, यानी यहीं पे खर्च होगी ऊर्जा। याद रखिए इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है खर्च करने के लिए। तो ई की परिभाषा क्या कहती है, ई इक्वल टू वी टोटल कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, वाई विभवांतर प्लस सेल के सिरों का विभवांतर, दोनों धन और माइनस के विभवांतर, इसको बी डैश मान लेना है। तो विभवांतर क्या होता है, धारा गुणे प्रतिरोध। तो आई धारा मान लिया बह रही प्रतिरोध परिपथ में, और आर इसका वैल्यू, तो आई इंटू आर हो गया वाई प्रतिरोध। और चूंकि ये दोनों लगे हैं श्रेणी क्रम में, आर और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दोनों लगे हैं श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी में धारा समान हो जाएगी। तो सेल के जो सिरों का विभवांतर होगा आई धारा वही रहेगी, और हम जानते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ये यहां से आ गया इक्वेशन। तो ई इक्वल टू आ गया, आई कॉमन लिया, आर प्लस स्मॉल आर, तो आई इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अब इस वाले इक्वेशन से हम आर के पदों को बता सकते हैं कैसे, ई इक्वल टू इस आई आर को मैं लिख सकता हूं विभवांतर, प्रतिरोध आर के सिरों का विभवांतर, ये हो गया प्रतिरोध आर के सिरों का विभवांतर प्लस आई आर। तो यहां से बेटा इसको ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा ई माइनस बी बटे आई, ये आर की वैल्यू आ गई। आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, आर चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस बी इंटू आर अपान वी, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा ई अपान वी माइनस 1 इंटू आर। इसका प्रूफ भी आ सकता है और इस पे आपके सवाल भी आ सकते हैं। अगला टॉपिक आपका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का दोनों नियम याद कर लीजिएगा और उस पर सवाल लगा देंगे कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और बंद पाश का नियम क्या है कि किसी विद्युत परिपथ के सभी भागों में, किसी विद्युत परिपथ के सभी भागों में किसी विद्युत परिपथ के सभी भागों में विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, डेल्टा वी बराबर आई। पहले नियम में आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है और दूसरे में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है। ये दोनों फुल क्वेश्चन में आ सकते हैं, इस पे सवालें भी आ सकती हैं। सवालों में क्या दिया रहेगा आपको, वैसे तो वाहक बल कैपिटल ई का मान दिया रहेगा, 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, और प्रतिरोधों के मान दिए होंगे। तो शाखाओं का धारा निकाल लेंगे। क्या करेंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए 2 शाखा दिए, ये आपको दिया है ए बी सी डी, तो मान लो इसमें I1 धारा जा रही है, इसमें I2 धारा जा रही है, तो इससे आप एक बंद पाश बना देंगे ए बी सी ए, जो शुरू में लिखेंगे उसी को लास्ट में लिखेंगे, तभी आपका विभवांतर 0 होगा, वरना बिंदु अलग अलग हो जाएंगे तो विभवांतर शून्य नहीं होगा। इस तरह से आप बंद पाश बना के एक समीकरण बनाएंगे तीनों के टर्म में, और दूसरा बंद पाश लेंगे ए सी डी ए, यहाँ पे आपका एक बंद पाश दूसरा लेंगे तो एक समीकरण यहाँ बनेगा। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे,
वहां से आपको धारा का मान मिलेगा। फिर जैसे जैसे पूछा होगा, जिस विभाग का विभवांतर पूछा हो, जैसे किसी विभाग का विभवांतर पूछा हो तो याद रखिएगा उसमें प्रतिरोध का मान आपको पता रहेगा, ये मान आपको मालूम रहेगा। धारा आपने मालूम कर ली है तो V इक्वल टू हो जाएगा I1R। इस तरह से आप किसी भी भाग में धारा को और किसी भी भाग में आप विभवांतर की गणना कर सकते हैं। कभी कभी सेल का पूछ लेता है टर्मिनल विभवांतर। क्या पूछता है? सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? तो लिखेंगे उस भाग के लिए E और उस भाग में बहने वाली धारा। जिस भाग में पूछेगा सेल लगा हुआ है तो उस भाग में लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल में उस भाग में बहने वाली धारा और आंतरिक प्रतिरोध का गुणा करके आप उसे घटा देंगे ई से, तो उस भाग का निकल आएगा टर्मिनल विभवांतर। इसी को सेल का भी कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है? तो इससे अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। PQRS 4 हमारे पास होते हैं प्रतिरोध, जिसको समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं पे लगा देते हैं और हम इस तरह से व्यवस्था बनाते हैं, इस तरह से सेटिंग करते हैं कि B बिंदु और D बिंदु, ध्यान देना बेटा, B बिंदु और D बिंदु दोनों बिंदुओं का विभव हमारा बराबर हो जाए। तो ऐसा हो जाने पे क्या होगा? ऐसा हो जाने पे धारा, जो धारा यहाँ से चली है I1, वो भले यहाँ से हमारी एक ब्रांच मिलेगी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होगा, भले यहाँ पे ब्रांच मिलेगी, लेकिन ये धारा इस भाग BD से होती हुई C तक ना जाके सीधा B से C चली जाएगी। और धारा का दूसरा भाग जो I2 A से पहुंचा है D पर, वो D से B होता हुआ C पे ना जाकर सीधा वो D से होता हुआ पहुंच जाएगा C पर। A को जोड़ देते हैं धन टर्मिनल से और C को जोड़ देते हैं माइनस टर्मिनल से। यहां से धारा हमारी I बन गई, धारा आई गई, यहां से I लौटी। तो अगर ऐसा है कि इसी को कहते हैं संतुलन की अवस्था, की धारा मापी में कोई हमारा विक्षेप नहीं आया, तो इस दशा में अगर AB के बीच लगा है P, यहाँ पे लगा है Q, इनको बोला जाता है अनुपातिक प्रतिरोध। थोड़ा बेटा जल्दी जल्दी बता रहे, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल बताने का समय नहीं है, तो चीजें आपने सब पढ़ रखी हैं, खटा खटा आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ पे लगा होता है ज्ञात प्रतिरोध R और इसी S को हम लोग अज्ञात करते हैं। तो ये सीधा सीधा फार्मूला होगा, सामने सामने प्रतिरोध लेते हैं तो भाग दीजिएगा, और अगर फेस टू फेस इस तरह से लेते हैं, अगर संलग्न भुजाओं पे लेते हैं, संलग्न भुजाओं पर, तब तो भाग करेंगे और सामने सामने गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? P गुणे S बराबर R गुणे Q। तो यहां से बराबर फार्मूला बन जाएगा मेरा R बटे P गुणे Q। इससे आप अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। इस पे सवालें भी आती हैं, कभी कभी कुछ ऐसे परिपथ आ जाते हैं जिसमें हम प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर संयोजन को नहीं लगा सकते, उनको प्रतिरोधों को जोड़ नहीं सकते कि श्रेणी में है कि समांतर में है। ऐसा होने पर हम ये देखते हैं कि क्या P और Q जो लगे हैं संलग्न भुजाओं पर, आसन्न भुजाओं पर, क्या P बटे Q का मान R बटे S के बराबर आ रहा है। अगर ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं तो ये बीच वाला जो हमारा बेटा भुजा लगा, जो बीच वाला प्रतिरोध लगा हुआ है, ये हमारा खत्म हो जाता है। ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या मिलेगा? एकदम ये सामान्य सा एक परिपथ हो जाएगा जिसमें हमारा P और Q हो जाएंगे श्रेणी में, R S हो जाएंगे श्रेणी में, तो आ जाएगा P प्लस Q, ये बन गया मेरा श्रेणी R1, और बन जाएगा R प्लस S, ये भी बन जाएगा श्रेणी। फिर दोनों का निकल जाएगा समांतर। तो समांतर में कैसे निकालते हैं? आपने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया होगा कि दोनों प्रतिरोधों का गुणा बटे दोनों का योग। इस तरह से पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध निकल जाता है और यहाँ पे रिजल्टेंट प्रतिरोध हमारा आ जाता है। इस पर भी सवालें आ सकती हैं। विभव मापी अगला टॉपिक है, तो विभव मापी की रचना और क्रिया विधि पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभव मापी पे सवालें भी आ सकती हैं। तो किरचॉफ का नियम, मीटर, सेतु और विभव मापी, इन तीनों में 5 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से ये पूरा आपका कंप्लीट होता है, स्थिर वैद्युत और धारा वैद्युत। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें आप बायो-सवर्ट के नियम का एक एप्लीकेशन जो है
वो पढ़ेंगे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर और वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के तार के निकट, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के निकट तीव्रता के सूत्र का नियम, एम्पियर के बंद पर पथी नियम का एप्लीकेशन, वो भी प्रूफ आ सकता है। उस पर एक डेरिवेशन आता है कि एक परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए, वो भी आप पढ़ेंगे। तो ये आपका यहां से बनता है क्वेश्चन। गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र से न्यूमेरिकल भी आपका आएगा। दूसरा, चल कुंडल धारामापी का भी डेरिवेशन आपके यहाँ आ सकता है, ये भी आप पढ़ेंगे। और एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल बनता है कि जब एक आयताकार लूप को, जब एक आयताकार लूप को एक चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटका दिया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उसका भी डेरिवेशन आ सकता है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, एम चुंबकीय आघूर्ण आपका हो जाएगा। इस तरह से आपका बनता है। इस चैप्टर में जो बायो-सैवर्ट के नियम होते हैं, जैसे ऐसे बना देगा, अर्धवृत्त में बना देगा, इस तरह से तार ऐसे बना देगा, बोल देगा यहाँ पे धारा आई आ रही है, धारा आई जा रही है, ऐसे लौट रही धारा, तो केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, या धारा ऐसे आई, इसका एक सिरा ऐसे इस तरह से वृत्ताकार मोड़ दिया जिसकी त्रिज्या आर हो गई, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। इस तरह के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर आपका बनता है पृथ्वी का चुंबकत्व, उसमें आपका दिक्पात का कोण, नमन का कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसका डेरिवेशन आ सकता है और इस पे सवालें भी आ सकती हैं। अगला आपका चैप्टर आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में आपके कम से कम 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका आएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध का दोनों नियम लिखिए। अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा, उसका विमी सूत्र। स्वप्रेरण स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, उसके सूत्र का निगमन। जब एक क्षण जिसकी लंबाई L हो, उसका एक सिरा स्थिर करके दूसरे सिरे को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाए तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युतवाहक बल के सूत्र का निगमन कीजिए। ये डेरिवेशन भी आ सकता है। और आपके पहली बुक का लास्ट जो चैप्टर नंबर 7 है, प्रत्यावर्ती धारा, ये मैं चैप्टरों का नाम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, नहीं तो आप कहें कि नगीन प्रकाशन की जो बुक आती है माध्यमिक, जिसकी लेखक कुमार मित्तल है, उसमें तो अलग अलग दिया है। तो ये आपका एनसीईआरटी के पैटर्न बता रहा पहली बुक। तो इसमें 7वां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांसफार्मर पढ़िएगा, अपचाई ऊंचाई डेरिवेशन और उसका उस पर सवाल। चोक कुंडली की रचना और क्रिया विधि। एलसीआर परिपथ, याद रखिएगा बेटा, एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एलसीआर परिपथ में एक आपका है अनुनाद की स्थिति, इसमें आवृत्ति का सूत्र हो जाता है f/2 पाई √L/c हर्ट्ज, इसका डेरिवेशन। और एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा के सूत्र का निगमन, परिणामी विभवांतर के सूत्र का निगमन और धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर, इस पर और प्लस सवाल। ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला और पहली बुक का अंतिम चैप्टर आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें आप पढ़ेंगे विस्थापन धारा और मैक्सवेल के 4 इक्वेशन, इसको आप पढ़ेंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण और उसके दोष, इसको आप पढ़ेंगे। ये आपका पहले बुक का, ये आपकी पहली किताब कंप्लीट होती है। दूसरी किताब का पहला चैप्टर आपका है किरण प्रकाश की और प्रकाश के अंत, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का, किरण प्रकाश की और प्रकाश की अंत। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो डेरिवेशन बनेगा वो बनेगा गोली उत्तल या गोली अवतल, दोनों में कोई एक आ सकता है। गोली उत्तल या गोली अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन। सूत्र क्या प्रूव करते हैं बेटा, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये आपका डेरिवेशन गोली उत्तल एकाकी पृष्ठ के लिए या गोली अवतल एकाकी पृष्ठ के लिए। और फिर इसी को मिला देंगे तो मुझे मिल जाएगा पतले लेंस के लिए लेंस निर्माताओं का सूत्र, पतले लेंस के लिए लेंस निर्माताओं का सूत्र। ये है डेरिवेशन बेटा, ये आएगा। इसमें आप उत्तल के लिए, अवतल के लिए, समतल उत्तल के लिए, समतल अवतल के लिए आप प्रूव कर सकते हैं। और परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयुग्म फोकस दूरी के सूत्र का निगमन, ये हो गया।
तो ये डेरिवेशन भी आएगा और इन दोनों पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसके साथ साथ आप लगा लेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता भी देकर कभी कभी क्षमता देके फोकस दूरी निकालता है। कभी कभी सवाल कैसे घुमाएगा, हमसे पूछेगा दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं समान है, अपवर्तनांक देगा और फोकस दूरी पूछ लेगा। कभी कभी क्या करेगा, दोनों पृष्ठों को समान करेगा, पृष्ठों की त्रिज्या पूछेगा और लेंस की क्षमता देगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सूत्र में तो फोकस दूरी है, तो अब आप क्षमता से निकालेंगे फोकस दूरी या निकाल कर और यहाँ पे बराबर करके आप मान निकालेंगे। चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें पतले लेंस में प्लस होता है, उत्तल होने पे यहाँ प्लस हो जाएगा, अवतल होने पे प्लस के साथ साथ माइनस हो जाएगा। अगर समतल उत्तर पृष्ठ हो गया तो एक को मान लेंगे अनंत, तो क्या बन जाएगा फार्मूला 1/f = n-1 1/r। अवतल हो गया अवतल समतल या समतल अवतल तो निगेटिव बाहर आ जाएगा। इसका बहुत ध्यान देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आता है, फोकस दूरी और अपवर्तनांक में संबंध। कई बार क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल आ रहा है, कई बार से सवाल ये आ रहा है। n-AG-1 और n-LG-1 कैसे बोलेगा कि हवा में हमारा रखा है उत्तल लेंस, फिर हमारे पास एक पारदर्शी द्रव है, इस द्रव में लेंस को डुबा दिया, तो लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, देखिए पहले प्रकाश हवा से आ रहा है, एक कांच है, तो यहाँ पे था n-Ag जिसका मान होता है 1.5। अब ये प्रकाश पहले आएगा हवा से, एयर से, फिर पहुंचेगा बेटा द्रव में, लिक्विड हो गया, तब नंबर आएगा कांच का। तो जब स्नेल ने प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताया था तो उन्होंने क्या बताया था कि एक साथ दो ही माध्यमों को लिया जा सकता है। तो जब ये प्रकाश हवा से पहुंच जाएगा द्रव में और द्रव से कांच में जाएगा तो अब मान हमारा आ जाएगा n-Lg। तो चूंकि इसका अपवर्तनांक बदल जाता है और फार्मूला हमारा होता है 1/Fl = n-Lg-1। उत्तल है तो बीच में प्लस कर देंगे 1/r1 + 1/r2। तो इस तरह से निकालेंगे। तो इस पर भी सवालें आएंगी, आ सकती हैं। ये आपका पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर आपका आता है प्रिज्म। तो उसमें एक ही डेरिवेशन बनता है आपका, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन sin A + ΔM/2 sin A/2 इसका डेरिवेशन। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन कोणीय विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण इस पे आ सकता है और इस पे न्यूमेरिकल भी आप देखेंगे। तो इन पर आप न्यूमेरिकल भी देखेंगे, इस पर आपका न्यूमेरिकल भी आएगा। अगर आपने लगाया हुआ है तो उसको अच्छे से लगा लेना, इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। ये हो गया। इसके बाद आता है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में चूंकि हाई स्कूल का चैप्टर है तो बस शॉर्ट में दे सकता है निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, कैसे दूर करते हैं। इसका ट्रिक क्या है, इसको याद करने का ट्रिक, तो निकट में जो हमारी आई बॉल होती है, आई बॉल ये रेटिना है, तो जो इमेज होता है निकट आ जाता है, वो आई बॉल के निकट आ जाता है, निकट वाला बिंदु भी निकट आ जाता है। तो दूर कैसे करेंगे, अवतल लेंस लगा के। और दूर में क्या होता है, आई बॉल बड़ा छोटा हो जाता है, ये पीछे चला जाता है। दूर कैसे करेंगे, उत्तल लेंस लगा के। इसे पढ़ लेंगे। अगला चैप्टर आपका बनता है प्रकाशी के अंत, यानी कि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। तो खगोली दूरदर्शी की रचना और क्रियाविधि, खगोली दूरदर्शी की रचना और क्रियाविधि दो है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इन दोनों का डेरिवेशन भी आ सकता है, इस पे सवालें भी आ सकती हैं। और सेम यही डेरिवेशन खगोली सूक्ष्मदर्शी के लिए भी बनेगा। इन दोनों डेरिवेशनों को अच्छे से पढ़ेंगे, 5 नंबर के फुल क्वेश्चन में आएगा। तो ये आपका पूरा हो गया प्रकाश। इसके बाद आता है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की में हमारे 3 चैप्टर हैं बेटा। प्रकाश की तरंग प्रकृति, जिसमें आपका एक डेरिवेशन पेपर में रखा हुआ है। आप तो सोच रहे हो कि सर जी ने पेपर बताया। बिल्कुल बेटा, आप देखेंगे जब पेपर देने के बाद आपको पेपर मिलेगा तो आप बिल्कुल खिल जाएंगे। आप देखेंगे बिल्कुल 2:15 बजे जब आपको पेपर मिलेगा 2 बजे, तो आप देखेंगे, अगर मेरा आपने वीडियो देखा होगा तो आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन आपको मैच करेगा बेटा। तो कम से कम अगर आप न्यूमेरिकल आपका छूट रहा है तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से फॉलो कर और आप जल्दी से जल्दी जो तैयार है उसे लिखिए, आप उसको पूरा करिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन बनता है, हाइगेंस की तरंग का सिद्धांत के आधार पर
प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, हाँ बेटा यही, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, इन दोनों डेरिवेशनों में एक आएगा। या हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत क्या है, इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद अगला आता है चैप्टर व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में आप फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र का निगमन पढ़ेंगे। सवाल इस पर आएगी कि केंद्रीय फ्रिंज से पांचवी दीप्त फ्रिंज बताइए, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज बनाइए, या यंग का द्विरेखा सिद्ध प्रयोग, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि व्यतिकरण वास्तव में तरंगों का गुण है, व्यतिकरण वास्तव में तरंगों का गुण है, लेकिन ये प्रकाश में पाया गया और यंग ने सिद्ध किया था कि हाँ प्रकाश में व्यतिकरण होता है। तभी हमको अगर कला संबंध स्रोत से एक ही आवृत्ति की दो तरंगे मैं भेजता हूं तो क्या देखता हूं, मुझको आवर्ती क्रम में एक बार चमकीली और एक बार हमें अंधेरी, यानी कि जिसे हम कहते हैं दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो केंद्रीय फ्रिंज हमेशा दीप्त होती है और उसके बाद आवर्ती क्रम में दीप्त दीप्त बनती है। और यही अगर कला संबंध स्रोत हट जाए तो यही फ्राउनहोफर विवर्तन की घटना देगा। तो यहाँ पे एक जगह डेरिवेशन होगा, सवाल अच्छे से इसमें लगाएंगे आप, ये बनेगा। विवर्तन वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन बनता है, तो व्यतिकरण और विवर्तन लगा के केवल आपका एक क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आपने व्यतिकरण पढ़ लिया है तो मेरे विश्वास पे आप छोड़ दीजिएगा विवर्तन, उसको आप बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। अगला वाला पार्ट आपका आता है विकिरण की द्वितीय प्रकृति में, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रखा हुआ है कि आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, हाँ बेटा आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण की व्याख्या कीजिए और नियमों को समझाइए। तो इसमें प्रूव करते हैं, ये जो फार्मूला आपका था E के इक्वल टू H न्यू माइनस फाइव, यही डेरिवेशन। बाकी छोटे छोटे परिभाषा आ सकती है कि देहली आवृत्ति क्या है, कार्यफलन क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है, ये आका। तो फुल क्वेश्चन आपका बनेगा ये, इस पे आपका डेरिवेशन भी आ सकता है, सूत्र का निगमन भी आ सकता है, सूत्र का निगमन भी आ सकता है और सवाल। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है परमाणु और नाभिक। उसमें आप पहली चीज तो बोहर का मॉडल पढ़ लीजिएगा। बोहर का मॉडल मतलब रदरफोर्ड का जो प्रयोग हुआ था उसी में सुधार किया। क्या क्या सुधार किया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है और उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल गुलामी बल से प्राप्त होता है, और इलेक्ट्रॉन सभी जगहों पे नहीं पाए जाते हैं, जहां पे पाए जाएंगे तो उनका जो बेटा कोणीय संवेग होगा वो या चपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, यानी क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया। और इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमता है उसे स्थायी कक्षा कहते हैं। और तीसरा नियम क्या बताया कि जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलेगी तो परमाणु इस ऊर्जा को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में जाता है, यानी इसे हम कहते हैं अवशोषण संक्रमण। और वहां वो 10 घाते -8 सेकंड तक रुककर एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल को चेक करता है कि क्या उसके रहने योग्य कोई ऊर्जा का घर है। जब नहीं मिलता है तो वापस लौटता है इलेक्ट्रॉन, और जब वापस लौटता है तो उसी के बराबर ऊर्जा के अंतराल के बराबर की विद्युत चुंबकीय तरंगों को निकालता है। इसे हम कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो बोहर का मॉडल फेल्योर क्यों हुआ? बोहर का मॉडल फेल्योर हुआ इसलिए क्योंकि वो वृत्त के बारे में बताए, और हाइड्रोजन के लिए उन्होंने रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दी, और हाइड्रोजन के जैसे यानी एक आयन हीलियम के लिए भी व्याख्या कर दी गई, लेकिन सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए व्याख्या ना कर सकी। और दूसरा, इन्होंने कक्षाओं को माना था वृत्ताकार, जबकि आगे चल के सोमरफेल्ड ने प्रूव किया कि नहीं, कक्षाएं वृत्ताकार ना होके दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, और अगर कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार होंगी तो वहां पे हमें एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एक्स वाई जेड के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जिसको आपने बहुत डिटेल में पाउली के अपोजन नियम में पढ़ा है। तो बोहर का मॉडल पहला हो गया। रदरफोर्ड मॉडल का कंक्लूजन आ सकता है, नाभिक के बारे में पूछ सकता है जो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में छोटी छोटी बातें पूछ सकते हैं जो आपको बिल्कुल पता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसके लिए त्रिज्या के सूत्र का निगमन कीजिए। परमाणु की कक्षा की त्रिज्या, तो देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इससे आप किसी भी डेरिवेशन को प्रूव कर देंगे। समझ लीजिए हमारा नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है Z और इलेक्ट्रॉन हमारा है मूल आवेश है। तो नाभिक का आवेश Q1 हो गया Z/E। हमने मान लिया R त्रिज्या पर एक इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। चूंकि हम जानते हैं स्पर्श रेखा से वेग को बताते हैं, बस इतना याद रखना बेटा, कहीं भी वृत्त बनेगा तो वहां पे अभिकेंद्र बल है, तो अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, F सफिक्स C,
ये अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? नाभिक के आवेश यानी धनात्मक और इलेक्ट्रॉन के आवेश ऋणात्मक दोनों के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। बस इतनी बात आपको याद करना है। तो अभिकेंद्र बल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कक्षा की त्रिज्या r और कक्षा का वेग यानी अभी स्क्वायर अपान r। और ये कहां से मिल रहा है? कुलामी बल से मिल रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 का मतलब हो गया जेडी, Q1 का मतलब हो गया जेडी। तो Q1 का मतलब हो गया जेडी बेटा, और Q2 का मतलब हो गया ई अपान आर स्क्वायर। तो हमारा आ गया एम बी स्क्वायर अपान आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर अपान आर। अगर आपने लापरवाही कर रखी है तो बिल्कुल अब अलर्ट हो जाइए आप। ये डेरिवेशन हो गया। और इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है बोहर के मॉडल से mb/(n)h/2π। बस इन्हीं दोनों डेरिवेशनों को आप बैठा लो बेटा और थोड़ा सा अभ्यास कर लो आप। बिल्कुल। अब यहां से क्या करोगे? इसका b का उठा के मान यहां पे पुट कर देंगे तो रिलेशन हमारा आ जाएगा। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। ये क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि सिद्ध कीजिए परमाणु के कक्षा की त्रिज्या कोशों की संख्या के वर्ग या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। कुछ मत करना, यहां से r का उठा के मान यहां पे रखना। n स्क्वायर को छोड़ के जो भी चीज बचेगा यम, पाई, ई, जेड वो सब का सब नियत हो जाएगा, वो बदलेगा नहीं, वो नियतांक हो जाएगा। फिर यहां से r का उठा के मान जब यहां पुट कर देंगे तो वेग का मान आ जाएगा। तो जब वेग का मान प्रूव करेंगे तो v होता है 1/n। कैसे पूछा जाएगा? अब भी ध्यान देना बेटा, r हो गई कक्षा की त्रिज्या और v हो गया इलेक्ट्रॉन का वेग। तो क्या क्वेश्चन आएगा? हाँ ध्यान देंगे, क्या क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन का वेग मुख्य क्वांटम संख्या कोशों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से आपके दो क्वेश्चन यहां से बने। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा का मान हो जाएगा गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कैसे निकालोगे? अभी जो आपने लिखा हुआ है mb स्क्वायर अपान r इक्वल टू 1/4 पाई जेडी स्क्वायर अपान r स्क्वायर। r से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे था r, यहाँ पे था r स्क्वायर, डिवाइड कर दिया, mb स्क्वायर का मान उठा के रख देंगे, यानी हमारा k का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा जेडी स्क्वायर अपान 2r। ये हो गया गतिज ऊर्जा हो गई। इस स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r। तो यहाँ पे याद रखिएगा विभव, विभव प्रवणता, कार्य, स्थितिज ऊर्जा ये सब आपकी अदिश राशियां हैं। तो यहाँ पे चिन्ह के साथ रखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का 2 का मतलब हो गया जेडी और इसका मतलब हो गया ई अपान r। यहाँ पे जो प्लस था, यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे सर ने लिखा है प्लस, यहाँ कैसे माइनस आ गया? तो ये u का जो मान हमारा होता है वो u का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई माइनस ई अपान r। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा u इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपान r। ये जब माइनस यहाँ पे आएगा तो ये प्लस माइनस को माइनस बना देगा। कॉमन लेके पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर अपान 2r माइनस आ जाएगा। ये एनर्जी आ गई। ये आपके 5 डेरिवेशन बने। कक्षा की त्रिज्या, ध्यान देंगे, कक्षा की त्रिज्या, वेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट जो होगा आपका रिडबर्ग नियतांक कैसे आप प्रूव करेंगे? तो यहां से आपने ई की वैल्यू निकाली है, En बराबर आपका आया है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपान 2r। अब आपने जो r का मान निकाला हुआ है, r का मान निकाल के आप रखेंगे, पूरे सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में आप क्या करेंगे? माइनस जेड लिखेंगे बाहर, ट्रिक बता रहा हूं आपको बेटा, माइनस लिखेंगे बाहर और यहाँ पे 1/n स्क्वायर कर देंगे बाहर। उसके बाद क्या करेंगे? एच सी से गुणा करेंगे और एच सी से भाग कर देंगे। एकदम बेटा आसान। तो ये आपका आ जाएगा माइनस जेड, अंदर आपको मिलेगा यम ई घाते 4, ऐसे कुछ टर्म मिलेंगे तो ये बनेगा आपका एच सी और ये नीचे वाला जो सी होगा अंदर भेज देंगे, ब्रैकेट के यहाँ भेज देंगे सी, बाकी और भी पद आपके अंदर रहेंगे, यानी स्क्वायर
इसी को कहते हैं रिडबर्ग नियतांक और इसको लिखा जाता है आर से। तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा ई एन बराबर